आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मतलब क्या हो गया ना कि इसमें मैथमेटिकली कुछ कुछ साइन यूज होगा। जैसे क्या हुआ, सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला चीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं अगर कभी भी 2 या 3 मैट्रिक्स मतलब मल्टीपल मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना होगा, ठीक है। बस उसी चीज को लेके डिस्कशन है। पहला इसेंशियल कंडीशन क्या है वो ध्यान में रखिए आप। पहला इसेंशियल कंडीशन क्या है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है केवल तभी हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये चीज कि A11 एडेड टू B11, ठीक है, B11। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट होगा वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेस के साथ ही ऐड होता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है, रिस्पेक्टिव प्लेस एलिमेंट। रिस्पेक्टिव प्लेस एलिमेंट एडेड टू एलिमेंट ऑफ इट्स ओन प्लेस। टू एलिमेंट ऑफ इट्स ओन प्लेस, ठीक है, अपने प्लेस के एलिमेंट के साथ ही ऐड हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे इसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए है, हम लोग मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसका जनरल एलिमेंट Aij है और मान लीजिए यहाँ पे ये m क्रॉस n ऑर्डर का है। मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा एक मैट्रिक्स B है, B जिसका एलिमेंट Bij है और ये भी m क्रॉस n ऑर्डर का है। तो पहला इसेंशियल कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, हम लोग कर दिए। मैट्रिक्स A का एलिमेंट Aij है, मैट्रिक्स B का एलिमेंट Bij है। अगर आपसे ये कहा गया कि मैट्रिक्स A के साथ B को ऐड कीजिए तो आप लिखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स होगा तो कितने ऑर्डर का होगा, बिल्कुल अपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऑर्डर का ही होगा, यानी m क्रॉस n ऑर्डर का होगा। अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर का है, B m क्रॉस n ऑर्डर का है, केवल तभी A और B ऐड होगा और ऐड होने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी बिल्कुल एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी m क्रॉस n होगा। तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, यानी Aij जो है वो Bij के साथ ऐड होगा। यहां पे आपके पास थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। अब इसी चीज को समझे कि अगर कभी हम लोग के पास मैट्रिक्स एलिमेंट कंटेन करने के साथ कुछ ऐसा हुआ 2 3 5 0 1 2, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3। कैसे पता, तो इसमें 2 रो है और 3 वर्टिकल कॉलम है, इस कारण से ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3 हो गया। B एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मान के चलिए, 7 1 2 0 5 7, ऐसा। ये भी कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 रो एग्जिस्ट कर रहा है और 3 कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर A और B को ऐड करने के लिए बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पेक्टिव प्लेस का जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड होगा, यानी 1 1 प्लेस के साथ ऐड होगा, मींस 2 + 7। 3 और 1 ऐड होगा, 3 + 1। 5 2 के साथ 5 + 2। 0 0 के साथ, फिर 1 5 और 2 7 2 7। देखिए कितने ऑर्डर का आया, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब जो भी अपने पास मिलेगा एलिमेंट सॉल्व करके हम लोग बस उसका वैल्यू लिख लेंगे। तो पहला एलिमेंट 9 हो गया, 4 है, फिर 7, उसके बाद 0 है, 6 है और इस प्लेस से 9, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो बस ये जो 2 कंडीशन आपके सामने लिखा गया ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन कर सकते हैं, और कैसे ऐड करेंगे तो उसके लिए रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट को उसी प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जो जिस प्लेस का एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड होगा। ये लिखा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज ध्यान में रखिए आप कि ऑल रूल्स ऑफ A + B एप्लीकेबल टू A - B, एप्लीकेबल टू A - B, यानी कि जो भी एडिशन में रूल लगा, क्या रूल लगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए।
सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल लगेगा। दूसरा रूल क्या लगा कि रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट ही ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल रखता है, यानी कि 1 1 प्लेस का एलिमेंट 1 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और हम लोग को a माइनस बी जो मिलेगा, a माइनस बी, ये कुछ इस तरीके से कि a आई जे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग किसको, b आई जे को, और ये कितने ऑर्डर का होगा तो वो डिपेंड कर रहा है कि a आपके पास किस ऑर्डर का है और b आपके पास किस ऑर्डर का है। जिस ऑर्डर का a और b होगा a माइनस बी भी उसी ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये था एडिशन, और एडिशन से ही रिलेटेड कौन होता है, सब्सट्रैक्शन। देख लीजिए, बोर्ड पे कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप इसका क्लिक ले लेंगे फिर आगे बढ़ जाए। देखिए इसी चीज पे कुछ एग्जांपल्स और, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स 2 3 5 0 1 3 माइनस मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स -5 3 0 2 2 -1, ऐसा। तो पूछा गया फाइंड मैट्रिक्स A, फाइंड मैट्रिक्स A, क्या वैल्यू हो सकता है। तो आप अभी देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किए तो जाके यहाँ पे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला। आप इसमें अरेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं। तो क्या अरेंजमेंट किया जा सकता है, ए को हम भेज दिए राइट साइड और इस मैट्रिक्स को लेके चले आए लेफ्ट साइड में, तो एक अरेंजमेंट वो होगा। ठीक है, ए नंबर प्रोसेस बता रहे हैं आपको, तो क्या है कि 2 3 5 0 1 3 और इस मैट्रिक्स को लेफ्ट शिफ्ट किए तो -5 3 0, उसके साथ में 2 2 -1, और ये कुल मिला के कौन से मैट्रिक्स के बराबर, मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो होगा 2 माइनस ऑफ -5 2 माइनस ऑफ -5 7 3 माइनस 3 0 5 माइनस 0 5 0 माइनस 2 फिर -1 और 3 प्लस 1 4 हो गया। कितने ऑर्डर का मिला हमको, 2 क्रॉस 3। तो देखिए इस पूरे इक्वेशन में जो भी 3 मैट्रिक्स यूज हुआ, तीनों मैट्रिक्स में अगर आप कंपेयर करें तो आपको एक बात पता चलेगा कि तीनों मैट्रिक्स के अंदर जो भी ऑर्डर है वो सब का सब 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ही है, तभी जाके उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या होता है, दूसरा तरीका, ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसेस। आप खुद से अज्यूम कर लें, मान लीजिए ए मैट्रिक्स कुछ है, तो ऑलरेडी आपके पास अगर 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 का 2 मैट्रिक्स दिया है तो ए को भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ए मैट्रिक्स कुछ मान लें, ठीक है, कुछ भी, समथिंग एक्स वाई जेड और यहां पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। उसके बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास प्रोवाइडेड क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया मैट्रिक्स ए को, इट इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इसका रिजल्ट हम लोग को मिला ये मैट्रिक्स -5 3 0 और 2 2 -1। ठीक है, हम लोग को करना क्या होगा कि इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट आएगा उसको इक्वेट करेंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो एलिमेंट्स मिल रहा है 2 माइनस एक्स, देखते चलिएगा, देखते चलिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स फर्स्ट एलिमेंट, 3 माइनस वाई सेकेंड एलिमेंट, 5 माइनस जेड थर्ड एलिमेंट, उसके बाद 0 माइनस पी तो माइनस पी, फिर 1 माइनस क्यू और 3 माइनस आर। ये मिल गया हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में ये है -5 3 0 2 2 -1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो रिस्पेक्टिव प्लेसेस का एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इक्वल होगा। इक्वेशंस बनाते चलिए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -5, सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिला 7, आप सॉल्व कर लेंगे छोटा सा इक्वेशन। 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों इक्वल होगा, तो y का वैल्यू हम लोग को यहां से मिल गया 0। उसके बाद तीसरा 5 माइनस जेड
इज इक्वल्स टू 5 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग को z का वैल्यू मिल गया 5। फिर माइनस p दैट इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद 1 माइनस q इज इक्वल्स टू 1 माइनस q इज इक्वल्स टू 2। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ठीक है। उसके बाद 3 माइनस r सेकेंड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होगा -1। इस प्लेस से r जब आप सॉल्व करेंगे वो कितना देगा 4 प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे आपको पूरा 6 का 6 एलिमेंट्स निकाल लेना है। जब 6 एलिमेंट आ गया, अब आप रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप अज्यूम किए थे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। आपका अज्यूम था एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस चीज को जो भी एलिमेंट का वैल्यू मिला है पुट करते चले। तो x के जगह 7 0, z के जगह 5, फिर उसके बाद p तो 2 2 और 2 -1 और 4, 2 -1 और 4, ये हम लोग को मिल गया मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपके पास एक कौन छूट रहा है, -p2 था तो p -2 होगा। देखिए अब आपको चेक करना चाहिए, फर्स्ट तरीके से हम लोग मैट्रिक्स निकाले a और सेकंड तरीके से मैट्रिक्स निकाले ए, दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों में से किसी भी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे आसान मेथड तो यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। मगर मान लेते हैं कभी कभार ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है अगर किसी कारण से, तो आपके पास दूसरा प्रोसेस है कि हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, नोट कीजिए इसमें, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, मैट्रिक्स एक दिया है 2 5 3x माइनस y 2 3 5 इज इक्वल्स टू 7 0 2 1 7 3 0 1। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है कि फाइंड करना है x एंड y। फाइंड x एंड y, ट्राई कीजिए। x और y निकालना है आपको, x और y सॉल्व कीजिए। x is equal to 3 and y minus 2. x 3 y minus 2। ठीक, इसमें हम लोग बस ये काम करेंगे कि सब्ट्रैक्ट किए तो 2 माइनस वाई 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 0 और x माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, राइट हैंड साइड के साथ ये इक्वल होगा। तो इसमें जहां भी वेरिएबल है बस हमको वही इक्वल करना है। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 मीन्स वाई का वैल्यू -5। दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो जब हम लोग x कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट आंसर है नहीं? हाँ ठीक, आप थोड़ा इस चीज को देख ले किस तरीके से हुआ, वो समझ में आया ना। 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y इधर गया 7 इधर आया -5। x माइनस 5 इक्वल्स टू 1, x माइनस 5 1, तो x का वैल्यू कितना 6। तो थोड़ा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें एक और ले रहे हैं, x 2x 3 2y 1 प्लस 3 6 4 1 3 1 is equals to 4 8 7 3 5 2 ऐसा है। और इसमें बोला गया फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक है, क्या होगा वो
फिर से एक बार ट्राई करेंगे आप, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा, यहाँ पे प्लस के बजाय, ठीक है। सॉल्व कीजिए, क्या एक्स वाई आ रहा है। x1 and y2. x1 और y2, ठीक है। जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिला, x प्लस 3, फिर उसके बाद 2x प्लस 6 और 4 3 7, सेकेंड प्लेस पे मतलब सेकेंड रो में 2 1 3, y प्लस 3 और 1 1 2 इज इक्वल्स टू या 4 8 7 और 3 5 2, ये मिला। अब इसमें x प्लस 3 जो होगा वो 4 के इक्वल, तो x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। दूसरा वाला भी चेक करना आपको जरूरी है, 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू कितना आया 1। अगर एक ही वेरिएबल का कॉमन आंसर आया तब कहीं जाके आप आंसर देंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये मेरा आंसर है। दूसरा y के लिए हिट करें तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, यानी y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 2, y इज इक्वल्स टू 2, यही आंसर आया था x1 और y2। Yes, sir. चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए इस प्लेस पे, देखिएगा लिखा है 2x 3 y 5 माइनस y 1 3x 2 प्लस 1 0 0 1 दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग से ये कहा गया x और y निकालिए, तो देखिए एक मैट्रिक्स में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरे को यहाँ पे ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे नल मैट्रिक्स के साथ, बिल्कुल उस प्रोसेस से चलिएगा, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस 1 पहला इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 1 और वो किसके इक्वल 0, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। जहां वेरिएबल है बस वहीं पे काम कीजिए, ठीक है, जहां वेरिएबल है उसी जगह काम कीजिए। थोड़ा हमको एक चीज मेंटेन करना चाहिए इसमें, इस प्लेस पे हमको लिखना चाहिए था -2, ठीक है। एलिमेंट थोड़ा हम अरेंज करेंगे, देखिएगा, और यहां पे हमको लिखना चाहिए था -3, ठीक है। कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है हमको केवल वेरिएबल से, तो y -3x और इसके साथ में यहाँ पे 0 ऐड हुआ और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल 0। मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन x और y में, हमको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ सेकंड वाले इक्वेशन से अगर आप देखें तो y इज इक्वल्स टू 3x, उठा के पुट कर दीजिए फर्स्ट में y के प्लेस पे 3x, तो 2x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया -1, x निकल गया -1। जैसे x आपके पास -1 आया, आप यहाँ पे पुट करेंगे -1, तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा -3। तो इस तरीके से हम x और y निकाल सकते हैं। और जब भी मैट्रिक्स को लेके कोई इक्वेशन बनाया गया, ये तो है एक टाइप का लीनियर इक्वेशन, तो इसको कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। इस पूरे पार्ट को मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन के तरीके से, तो इक्वेशन कौन से तरीके का होता है, जिसमें LHS RHS हो वो इक्वेशन होता है, उसमें अगर मैट्रिक्स को यूज किया गया तो उसको मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए उसको नोट कर लेंगे आप। इसका एक देखिए नेक्स्ट पार्ट है अपने पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेकेंड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट, ठीक है। किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। तो तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, किसी भी ऑर्डर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है, समथिंग m क्रॉस n ऑर्डर का। अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया k इंटू ए, तो क्या होगा कि इसका जितना भी एलिमेंट है वो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में अगर कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, सब उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जितना भी एलिमेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया, किसी भी ऑर्डर का है, ठीक है, तो हम लेके चले 2 3 5
2 1 0, ये अपने पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अगर हम लोग से ये बोला गया कि 2a कैलकुलेट कीजिए, 2a, तो इसका मतलब 2 से हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 2 4, यहां 6 10 4 2 0, ये हम लोग को किसके इक्वल मिला, 2a के इक्वल मिला। तो देखिए स्टार्टिंग में अपने पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, फाइनली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा, नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट से डिवाइड करें, वैसे केस में मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल, अगर हम लोग से ये कहा गया कि a इज इक्वल्स टू 2 5 3 7, फाइंड 1/3a, ठीक है। 1/3a क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट कह रहा है ना कि मैट्रिक्स ए में डिवाइड कीजिए कांस्टेंट 3 से, हम लोग डिवाइड कर दिए। 1/3a को हम a/3 भी लिख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट में 3 से डिवाइड किए तो 2/3, 5/3, 3/3 1 और 7/3 ये एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे उसके ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये हुआ तरीका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का। यूज क्या यूज है, कैसे, तो देखिए अभी तक जो दो पार्ट पढ़े ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एक साथ यूज करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे टाइप का आता है, ठीक है। क्या लिखा रहेगा कि 2 मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 2 1 5 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। दूसरा A माइनस 3 मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 5 7 3 1, इस तरीके का, ठीक है। तो बोला गया फाइंड मैट्रिक्स A एंड B, फाइंड मैट्रिक्स A एंड B। तो यहां पे दो ही चीज यूज होगा, यहां पे यूज होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। देखिए ये जो इक्वेशंस आपके सामने दिया है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा, और उसको सॉल्व करके मैट्रिक्स ए और बी कैलकुलेट करना हम लोग को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो अपने पास मैट्रिक्स दिया है 2a प्लस बी, मैट्रिक्स इक्वेशन जो दिया है 2 1 5 1, दूसरा वाला है a माइनस 3b दैट इज इक्वल्स टू 5 7 3 1। अब हम लोग को क्या करना है कि a का कोफिशिएंट या तो इक्वल करेंगे या b का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3 और सेकंड 1, मतलब हम b का एलिमिनेशन करेंगे। हमको मिला क्या, हमको मिला 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3 से ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड, तो 6 3 15 3 1 टाइम है, तो a माइनस 3b इज इक्वल्स टू ये पूरा पार्ट 5 7 3 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली ऐड कर दिया जाए, तो ये माइनस 3b और प्लस 3b कट गया, प्लस और माइनस 3b कट गया, 6a प्लस a 7a, और ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड होगा, तो ऐड होके देगा कितना, तो 6 5 11, 3 प्लस 7 10, 15 3 18 और 3 प्लस 1 4, ठीक है। यहां से आप मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं कि ये 1/7 टाइम्स 11 10 18 और 4 होगा। देखिए मैट्रिक्स ए निकल गया। अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे मैट्रिक्स ए, तो आपको मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। आप इतना कंप्लीट करें, तब कहीं जाके फिर मैट्रिक्स बी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और देख लीजिए बोर्ड पे जितना पार्ट है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंगल कॉन्सेप्ट पे बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन आने का। अभी वाले क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट लगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा भी, और उसके साथ में ये स्कूल एग्जामिनेशन और कंपटीशन दोनों में आता है। और बस इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना होगा इसको। कंप्लीट ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए हम लोग को मिल चुका है मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू, आप 1/7 रहने भी दे सकते हैं बाहर, अंदर भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं।
तो 11/7 अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, 10/7, फिर उसके बाद 18/7 और 4/7, ये ए मिला। इसको हम पुट कर रहे हैं कौन से इक्वेशन में, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। बी निकालना है हमको, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, 1 से, ध्यान रखिएगा 1 से, b इज इक्वल्स टू 2151 माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a। तो a मेरे पास कितना, 11/7, 10/7, 18/7 और 4/7, ये। तो हम लोग यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक स्टेप का काम है। तो 2 माइनस 22/7 पहला एलिमेंट, 1 माइनस 20/7 दूसरा एलिमेंट, 5 माइनस 36/7 तीसरा एलिमेंट, और 1 माइनस 8/7 ये अपने पास फोर्थ एलिमेंट मिल रहा है। मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स। सॉल्व करके केवल हम लोग को लिख लेना है कि क्या होगा, 14 माइनस 22 कितना आ रहा है, 8/7, 7 माइनस 20 तो माइनस 13/7, इस प्लेस पे 35 माइनस 36 माइनस 1/7, 7 माइनस 8 माइनस 1/7। आप ऐसे छोड़ सकते हैं। दूसरा लिखने का तरीका कि माइनस 1/7 कॉमन ले लें। अगर हम किसी कांस्टेंट से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम तो जरूरत पड़ने पे हर एक एलिमेंट में से वो कांस्टेंट कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो हम कॉमन क्या निकाल लिए, हर एक एलिमेंट में से माइनस 1/7, बचा क्या, 8, 13, 1 और 1, ठीक है, ये अपने पास बचा। तो मिल गया हम लोग को मैट्रिक्स ए और बी। ए कितना, 1/7 टाइम्स 11, 10, 18, 4, और बी हम लोग को एक मैट्रिक्स मिला माइनस 1/7 टाइम्स 8, 13, 1 और 1, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो इस कांस्टेंट को अंदर भी रख के आंसर बोल सकते हैं, आप इसको बाहर भी निकाल के आंसर दे सकते हैं, मगर क्या ध्यान रखना है कि कांस्टेंट हर एक एलिमेंट में से कॉमन आए, या जब मल्टीप्लाई होने जाए तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्वेश्चन है, इफ 2 टाइम मैट्रिक्स 2 3 1 1 1 1 माइनस 3 टाइम मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 5 1 2 1 7 3। तो क्या करना है कि यहां से फाइंड करना है आपको ए कितना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या करना होगा, ए सबसे पहले कितने ऑर्डर का हो सकता है, ए कितने ऑर्डर का होना चाहिए, कोई भी आंसर। 2/3 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वल कर रहे हैं, इस कारण से जितने ऑर्डर का 1 और 2 मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का तीसरा मैट्रिक्स भी होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल फर्स्ट तरीके से बनाइएगा जैसा वहां बताए थे इससे पहले। 3a को राइट शिफ्ट कर दिए, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर लिए, सॉल्व करेंगे, बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, a मिलेगा। सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 2 2 2 2, और इसमें से माइनस करेंगे 5 1 2 1 7 3। तो 3a हम लोग को मिल गया -1 5 0 1 -5 -1। a का वैल्यू या तो आप 3 को बाहर ही रहने दे, वही आपका आंसर देगा, ठीक है, या फिर आप इस 3 को इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्या आपका आंसर यही आया था, ठीक ठीक है, बन गया। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इक्वेशन के जैसा, ठीक है, क्या लिखा है, x माइनस 2y मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है, एक आइडेंटिटी है। दूसरा कि 3x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे है अपने पास 5 7 3 1। फाइंड x एंड y, फाइंड मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे जिसका ये वाला आंसर था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे सॉल्व होता है आप बिल्कुल कीजिए, हम यहाँ पे बना भी रहे हैं। इक्वेशन है
हम लोग ये समझ रहे हैं या तो y को हटाना होगा नहीं तो x को हटाना होगा। तो ज्यादा आसान कौन है मेरे पास, y का एलिमिनेशन, यानी कि सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 और बाद में हम लोग क्या करेंगे 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो लिखा जा सकता है कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1001 और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किए 10 14 6 और 2। उसके बाद दोनों को हम लोग को ऐड कर लेना है, बिल्कुल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y और y कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, यहां से 7x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 इज 11। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए थे 14, फिर कितना 6, उसके बाद 3। जब हम लोग x का कैलकुलेशन करेंगे 7 को रहने दीजिए बाहर, 11 14 6 और 3, ये मिल गया मैट्रिक्स x। जब आप इसको पुट कीजिएगा किसी इक्वेशन में तो वो आपका डिसीजन है कि आप फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं कि सेकंड में पुट करना चाहते हैं। फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 x का वैल्यू, तो x मेरे पास 1/7 11 14 6 3 और माइनस 2y इज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स 1001 है। यहां से y का कैलकुलेशन करना है तो 2y को उधर भेज दीजिए, 2y इज इक्वल्स टू, ये आगे इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग लिख लिए इसको 11/7 14/7 मीन्स 2 6/7 और 3/7। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया 1001। इसको जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y का वैल्यू हम लोग को यहां से मिलेगा, कितना मिल रहा है 11/7 माइनस 1 यानी 11 माइनस 7 4/7, 2 माइनस 0 2, उसके बाद 6/7 6/7 और 3/7 माइनस 1 यानी माइनस 4/7। कैलकुलेशन है, कर लेंगे आप। ये 2y का वैल्यू मिला, ये 2y का वैल्यू मिला। तो अगर हम लोग y लिखना चाहें तो हम लोग y यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। देखिए y जब लिखेंगे तो 1/2 टाइम ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा, 1/2 टाइम ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 1/7 को बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1/7 को बाहर निकाल रहे हैं और हर एक एलिमेंट में 2 से डिवीजन कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/7 निकाले थे ना तो ये 14 माइनस 2 7 हो जाएगा, यहां पे 3 और इस प्लेस पे -2। ये मिल गया मैट्रिक्स y और यहां पे अपने पास मैट्रिक्स x है। ठीक है, देख लीजिए क्या आपका आंसर इससे डिफरेंट आया है या कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हटाएंगे। देखिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी भी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि अब मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो पूरे मैट्रिक्स में यूज होगा जब तक आप मैट्रिक्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए जैसे एक फर्स्ट मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई किया गया सेकेंड मैट्रिक्स के साथ। इसमें आपको प्लेस का थोड़ा ध्यान रखना है, जो पहले पोजीशन पे होगा और जो दूसरे पोजीशन पे होगा उसका पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं खुद से। ठीक है, मतलब कि जो मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट प्लेस का मैट्रिक्स होता है इसको कहते हैं प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर, और जो सेकेंड प्लेस का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये पोस्ट मल्टीप्लायर कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे बोला गया कि ए बी फाइंड करो क्या होगा, जबकि मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करने बोला, तो ए कौन हो गया प्री मल्टीप्लायर और बी कौन पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में एक बात का ध्यान रखिएगा, ए बी जो होता है नॉट इक्वल्स टू बी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल कंडीशन। ठीक है, जनरल कंडीशन में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता है, मगर स्पेशल कंडीशन में हो भी सकता है। ठीक है, जनरली ये इक्वल नहीं होता। अब अगर याद करें ना तो सेट में एक लॉ पढ़े थे, क्लास 11 के सेट चैप्टर में एक लॉ पढ़े थे,
कॉम्यूटेटिव लॉ, तो जब कभी भी ऑर्डर को चेंज किया जाता है, ऑर्डर को चेंज किया जाता है और रिजल्ट बराबर हो, तो वैसे केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। मगर यहां पे देखिए ए बी को बी ए बना दिए तो इक्वल नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब ही क्या हो गया कि ए बी जो है वो बी ए बनता है। अब देखिए एक तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर हम a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिखें तो ये ट्रू है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ए बी का बी ए इक्वल है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है ये फॉलो कर रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब थोड़ा सोच के बताइएगा, अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट ये बोले कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ट्रू की फॉल्स? बोलिए, सोच के बोलिए अपने से, कुछ भी नहीं पता। a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। अरे ऐसे समझिए ना, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हम आपके सामने a कोई एक मैट्रिक्स ले लें 2 5 3 1, छोटा सा, ठीक है। b एक मैट्रिक्स ले लें 1 3 0 3 0, ठीक है, 1 3 और 3 0। अब LHS पार्ट अगर हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो a माइनस बी कीजिए, कितना मिला 1, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 0 1। अब आप RHS पार्ट निकालिए, RHS पार्ट यानी b माइनस ए, तो b माइनस ए जब आप निकालेंगे तो b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, फिर उसके बाद -2, उसके बाद 0 और -1। क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है? नहीं, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होता है, और नहीं इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि आप इसके बेसिस पे डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। था क्या ना कि ये हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही बताना था, मगर जब तक आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, तब तक इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मगर मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इतना चीज। अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही अगला बात ध्यान रखिएगा, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल इफ नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम का बात हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रोज जो हॉरिजॉन्टल होता है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान कौन से प्लेस पे रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, केवल तभी मैट्रिसेस कंफर्मेबल होता है। और कंफर्मेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको ये वर्ड आपके बुक में मिलेगा, इस कारण से इस वर्ड को आपके सामने प्रेजेंट किया गया। और कंफर्मेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कोई एक मैट्रिक्स दूसरे से कब मल्टीप्लाई हो सकता है,
जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तब आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी ए बी डज नॉट एग्जिस्ट का केस होगा। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी चीज, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लायर और दूसरे मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा, एक और बात कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को यहां पे हम थोड़ा लिख रहे हैं। मान लीजिए ए बी हमको फाइंड करना है, ठीक है, यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और हमको फाइंड करना है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम होगा ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा ये इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के साथ। अगर ऐसा होता है तब मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई आपसे ये कह दे इसी बात पे, ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, बी ए बोला गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम या रो क्या लेना चाहिए हमको? बी का कॉलम, क्योंकि बी यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे है, प्री मल्टीप्लायर है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है, तभी जाके प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स ए का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होगा, तभी जाके ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको खास करके इस चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे खुद में क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट ही अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी देता है। स्टेटमेंट टाइप में आपको ये क्वेश्चन की तरह प्रेजेंट करके दिया जाएगा और इसी लाइन को दूसरे जगह पे आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए यूज में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनवाता भी है और खुद भी क्वेश्चन है ये वाला लाइन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़े हम। देखिए, मान लीजिए आप फिफ्थ पॉइंट पे थे ना हम लोग, यहाँ पे सिक्स पॉइंट क्या कहता है इसमें, ठीक है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट सच दैट कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग कौन से मैट्रिक्स का रो यूज करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का कॉलम यूज करेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले पॉइंट में हम ऑर्डर का बात किए और यहां पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का बात किए, दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, ठीक है। यानी अगर बोला गया ए बी एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे कि जो भी इसका प्रोडक्ट होगा, जो भी रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड कैसे मिलेगा? ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रो ऑफ मैट्रिक्स ए टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। रो ऑफ मैट्रिक्स ए टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे समझिए, मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एकदम छोटा सा, स्टार्टिंग करेंगे छोटे से, 2 1 3 0, और बी कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है, ये भी इसी ऑर्डर का लेके चल रहा है, 5 3 1 -1, ऐसा। तो हम लोग को क्या करना है कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स ए का रो लेना है। तो फर्स्ट रो ए का क्या एलिमेंट रखेगा? 2 1,
और सेकेंड रो ए का क्या एलिमेंट रखा है 3 0। सेम वैसे ही बी का जो फर्स्ट कॉलम है, बी का जो फर्स्ट कॉलम है 5 1 और बी का जो सेकेंड कॉलम है वो है मेरे पास 3 1। तो क्या करना है हमको कि ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ए के सेकेंड रो को बी के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझते चलिएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जब हम ए बी लिखेंगे, ए बी, तो उसमें पहला एलिमेंट R1C1, ठीक है, पहला एलिमेंट यानी 1 1 प्लेस का एलिमेंट R1C1, तो R1 किसका, ए का, और C1 किसका, बी का। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट यहां पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको लिखा जाएगा R1C2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम R2C1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम R2C2। ठीक है, ये हो गया प्लेसेस कि हाँ उस प्लेस पे हमको किसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब सवाल उठा कि हम मल्टीप्लाई करें कैसे। तो पहला चीज है R1C1, ठीक है, R1C1 देखिए कैसे निकालें। इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 5 प्लस 1 into 1, ठीक है। अब ये सॉल्व करके अपने पास आ गया 10 और 1 11। अगर हमको निकालना है R1C2, तो R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 और प्लस 1 into -1, 1 into -1। फिर निकालना है हमको R2C1, तो A का जो सेकेंड रो होगा उसको B के सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया 15 और 0, 15 आ गया। फिर उसके बाद R2C2, तो इसका सेकेंड रो इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 9, ठीक है, 9। अब हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स AB जो होगा दैट इज इक्वल्स टू R1C1 के प्लेस पे 11, R1C2 के प्लेस पे 5, R2C1 के प्लेस पे 15 और R2C2 कितना 9। ये मिला हम लोग को मैट्रिक्स AB। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको नोट कर लें और थोड़ा फाइंड करेंगे BA मैट्रिक्स क्या होगा, BA मैट्रिक्स क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। मैट्रिक्स B दिया है, मैट्रिक्स A दिया है, एकदम इसी तरीके से एक बार में सही करने का कोशिश कीजिए, आराम से बनाइए और आंसर दीजिए क्या होगा। बन गया, चलिए ठीक है। हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं। हाँ? अगर किसी को नहीं समझ में आएगा आप हमसे जरूर पूछिएगा, अगर आपसे नहीं बना आप जरूर पूछिएगा। पहले हम थोड़ा आंसर लिख लें। देखिए हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम बेसिक पार्ट कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको समझना है कि हाँ किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है और कहां पे हमको लिखना है। अब हम इसको शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं। धीरे धीरे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आदत हो जाएगा कि हम लोग देखें और उसका मल्टीप्लिकेशन करके सीधा एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, कोशिश ऐसे करना है। थोड़ा बड़ा पार्ट है मगर धीरे धीरे करके ओवरकम कर लेंगे। हम 2x2 से स्टार्ट करेंगे, 2x3 पे जाएंगे, फिर 3x3 पे जाएंगे, वो अपने पास सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखते चलिए। बी बोला गया तो बी के रो को लेंगे और ए के कॉलम को लेंगे। ठीक है, जब बी ए बोला तो बी के रो को और ए के कॉलम को, तो बी का फर्स्ट रो ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 into 2 10 प्लस 3 3 9 19। ठीक है, फिर बी का फर्स्ट रो और ए का सेकंड कॉलम 5 प्लस 0 5। फिर उसके बाद बी का सेकंड रो ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 -3 -1। फिर बी का सेकेंड रो और ए का सेकेंड कॉलम 1 और 0, कितना आ गया 1। यही आया था बी ए, देख लीजिए। ठीक, अब थोड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट 7th नंबर इसी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। मान लीजिए जैसे ए कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, m क्रॉस n। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स के साथ और ये कितने ऑर्डर का, n क्रॉस p, तो इसका जो रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स होगा
इसका जो रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर देखिएगा, उसका ऑर्डर m क्रॉस p होता है, उसका ऑर्डर m क्रॉस p होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, और वैसे केस में जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिला वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। यानी कि अगर A क्रॉस B का मल्टीप्लिकेशन B क्रॉस C ऑर्डर के मैट्रिक्स के किए तो ऑर्डर क्या मिलेगा, A क्रॉस C। अगर 1 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 2। अगर P क्रॉस Q ऑर्डर को Q क्रॉस R ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, P क्रॉस R। देखिए तीनों समझ में आया। रिजल्ट जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का, उसमें आपको बार बार ये डेटा दिख रहा होगा, ये डेटा दिख रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट कुछ इसी तरीके का होता है। आप इसके बेसिस पे ये जो ऑर्डर का रिलेशन बताएं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा रहता है, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस ए स्मॉल ए, ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी इज ऑफ ऑर्डर बी क्रॉस 2, फाइंड ए एंड बी स्मॉल ए एंड बी if AB exist, if AB and BA exist, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, AB भी एग्जिस्ट कर रहा है और BA भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब A प्री मल्टीप्लायर B पोस्ट मल्टीप्लायर या B प्री मल्टीप्लायर A पोस्ट मल्टीप्लायर, दोनों ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ऑर्डर में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो A क्या होगा और B क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहला चीज हम क्या लिखेंगे कि AB एग्जिस्ट कर रहा है। अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि A का जो कॉलम होगा वो B के रो के बराबर होगा, A का जो कॉलम होगा वो B के रो के बराबर होगा, ठीक है। वो हमेशा, अच्छा एक चीज लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, एक और हमको याद आया कि एक क्वेश्चन में हम देखे थे, तो अगर आपको दूसरे तरीके से भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, और कॉलम ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ बी, तो आप किसी को भी बड़ा और दूसरे को सफिक्स में पुट कर सकते हैं। ये चीज वही है, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स या ए का कॉलम और रो ऑफ बी मैट्रिक्स या बी का रो, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैट्रिक्स ए का कॉलम कितना है, ए, और मैट्रिक्स ए का कॉलम कितना, ए, और मैट्रिक्स बी का रो कितना है, बी, ये है अपने पास, ठीक है। अब देखिए ए इज इक्वल्स टू बी आ गया। दूसरा बोला गया ये कि बी ए एग्जिस्ट, अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है वैसे केस में, जो कॉलम होगा बी का वो किसके इक्वल होना चाहिए, रो ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बी का कॉलम कितना 2 और ए का रो कितना 3, क्या हम बोले 2 इज इक्वल्स टू 3, बोल सकते हैं 2 इक्वल्स टू 3, होता ही नहीं है, कैसे बोलेंगे, 2 कभी 3 के इक्वल थोड़ी होगा, ये कोई अननोन नहीं है, 2 नॉट इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास क्या आंसर, मेरे पास आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि जो हम एक्सपेक्ट किए थे वो तो एक जगह से मेरे पास आंसर आया, अगर मेरे ऑप्शन में होता A इक्वल्स टू बी हम आंसर दे देते, मगर जब दूसरा वाला बोला कि एग्जिस्ट कर रहा है तो जितना कंडीशन बोला जाएगा जरूर चेक कीजिएगा, और जब दूसरा हम चेक किए तो 2 नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि B का कॉलम A के रो के इक्वल नहीं है। वैसे केस में आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ हो आप कोई टिक नहीं करेंगे, सीधा आपका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग नहीं है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, वैसा ही है, ए का ऑर्डर है 2 - x क्रॉस 3
और बोला गया कि ये बी से मल्टीप्लाई होगा और इसका ऑर्डर है 3x2 और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक दे रहा है सी और उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर हम लोग को मिल रहा है 5, ठीक है 5 1, हाँ 5 नहीं 1, सी जो है 1x2 ऑर्डर का है, 1x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो बोला गया कि फाइंड x, यहां से बोला गया x क्या होगा वो कैलकुलेट करके दीजिए। हम लोग क्या देखें कि a का जो कॉलम होगा वो b के रो के बराबर होना चाहिए, वो तो है 3 तो 3 के इक्वल है, तो ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट करेगा। अब जब एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग को ये पता कि जो c होगा, c जो होगा यहां से देखिएगा, यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है c जो होगा वो a के रो के बराबर और b के कॉलम के बराबर, ठीक है। तो हमको वैसे ही चलना है, c का जो नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ c दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ a और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ c दैट इज इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b, हमको बस इसी कंडीशन को फुलफिल करना है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ रो ऑफ c देखें तो c का रो कितना है 1 और a का रो कितना है अपने पास 2 माइनस एक्स। फर्स्ट कंडीशन से 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व कर लिया आप 1 आ जाएगा, ठीक है। हमको x फाइंड करना है। तो जब कभी भी आपके पास ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन हो तो दो ही तरीके से मिलता है, अगर बोला ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेट कीजिए, और दूसरा एक और चीज कि अगर ये इससे मल्टीप्लाई होके कोई थर्ड मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ अननोन डेटा दिया जाएगा, आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन होता है और ये बहुत डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। इस ऑर्डर के प्लेस पे पूरा का पूरा एक एक्स वाई का इक्वेशन डाला जा सकता है, उस ऑर्डर के प्लेस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज हो सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहें कि कंडीशन मेरे पास यही है, हमको बस इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे सॉल्व करना है और डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, ये कहा गया मैट्रिक्स ए is of order a plus 1 cross b minus 1. b is of order b cross a such that resultant ab is of order 3 cross 2, ठीक है 3 cross 2 and BA exists, इतना कहा गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, A और B निकालना है, A कितना और B कितना। इससे ना क्वेश्चन काफी बड़ा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम बस इतना भी लाइन लिखें, इसको और बड़ा किया जा सकता है, मगर जब कभी भी ऑर्डर में कुछ भी अननोन होगा तो सॉल्व करने का तरीका आपके पास बस यही, ठीक है। क्या तरीका था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, और दूसरा कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर कॉलम रखेगा, ठीक है। यही कंडीशन ही है, उसी के बेसिस पे जब भी ऑर्डर में कोई भी अननोन होगा तो आपको इसी कंडीशन के बेसिस पे सॉल्व करना है। देखिए बोर्ड वाला चीज आप नोट कर लें, और वो क्वेश्चन एक लिखा है, ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ए का ऑर्डर हम लोग को दिया गया a प्लस 1 और क्रॉस b माइनस 1, ठीक है। b का हम लोग के पास डेटा जो प्रोवाइडेड है वो है b क्रॉस a। कहा गया कि ए बी मैट्रिक्स जो होगा, ए बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। तो ए बी के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम ए का होगा, ए बी के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम ए का होगा
दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ये बी, ठीक है। यहां से बी और बी कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, बी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो हमको कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं, ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा बी ए एग्जिस्ट, बी ए कहा गया कि एग्जिस्ट करेगा, और अगर बी ए एग्जिस्ट कर गया तो फिर उसके बाद मेरे पास जो रिजल्टेंट है बी ए, यानी बी का जो कॉलम होगा, बी का कॉलम कितना, ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू ए का जो रो होगा ए प्लस 1, ये वाला पार्ट भी नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये अपने पास आंसर। आप मान ले रहे हैं आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया, तो आपको बोलना चाहिए ना, हाँ सर वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। वैसा भी तो आपके पास ऑप्शन रहता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एक और चीज, जब ये रियल नंबर का बात आया तो थोड़ा एक और बात बता दें आपको कि ऑर्डर में ठीक है, जो भी अपने पास कॉलम होगा, जो भी कॉलम होता है या फिर जो रो होता है, ऑर्डर में जो भी कॉलम या रो होता है, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का जो कॉलम या रो होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। रीजन कि आपके पास कम से कम एक कॉलम तो होना ही चाहिए या कम से कम एक रो होना चाहिए। इस कारण से जो नेचुरल नंबर है वही बताता है नंबर ऑफ कॉलम और रो को। तो आप इसके बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वहां पे रियल नंबर लिखा हो, वहां पे ये भी हो सकता है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, और अगर इसमें से कुछ नॉट बिलोंग्स टू नहीं दिया है तो फिर आपके पास आंसर देने का तरीका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।